चैनल। आज हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस यानी कि प्राचलिक समीकरण के अवकलन को सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि y इक्वल एफ एक्स कोई x का फलन हो तो हम जानते हैं कि y x पर आश्रित होता है। लेकिन यदि x और y किसी अन्य चर t पर आश्रित हो तो अर्थात x फंक्शन हो t का और इसी प्रकार y भी फंक्शन हो t का, तो इस प्रकार चर t को पैरामीटर कहते हैं और इस प्रकार की समीकरण को पैरामेट्रिक इक्वेशन भी कहते हैं। और अब हम पैरामेट्रिक इक्वेशन का अवकलन या डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे, जिसकी दो विधियां हैं, जिसमें से पहली विधि में हम सीधा ही dy by dx का मान ज्ञात करते हैं और इसके लिए यदि दी गई पैरामीट्रिक इक्वेशन x इक्वल एफ टी और y इक्वल जी टी हो तो हम इसे ओवरऑल समीकरण नंबर 1 का नाम देते हैं और इन दोनों ही इक्वेशन का पैरामीटर t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान होना चाहिए कि हमें यहाँ पर अवकलन t के सापेक्ष ही करना होगा। इस प्रकार हमें x के अवकलन से प्राप्त होगा dx बटे dt और एफ टी के स्थान पर हमें प्राप्त होगा f डैश टी। इसी प्रकार y का अवकलन यदि हम t के सापेक्ष करते हैं तो हमें प्राप्त होगा dy बाई dt और साथ में g डैश टी। इनको नाम देते हैं क्रमशः समीकरण 2 और 3। अब समीकरण 3 में 2 का भाग देते हैं, जिससे हमें प्राप्त होता है dy बाई dt अपॉन dx बटे dt इज इक्वल g डैश टी अपॉन f डैश टी, जिसे आगे हल करने पर हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा dy बाई dx और राइट हैंड साइड में होगा g डैश टी अपॉन f डैश टी। इस प्रकार हम लोग dy बाई dx का मान ज्ञात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरे पास x इक्वल साइन टी और y इक्वल कोस टी हो तो हमें dy बाई dx का मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों का ही t के सापेक्ष अवकलन करना चाहिए, जिससे हमें x का अवकलन मिलेगा dx बटे dt और यदि sin t का अवकलन किया जाए तो cos t, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। और इसी प्रकार y का अवकलन t के सापेक्ष करें तो dy बटे dt और cos t का अवकलन प्राप्त होगा माइनस sin t, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 और 2 का भाग करने पर हमें प्राप्त होगा dy बाई dx और समीकरण 3 यानी कि माइनस साइन टी में cos t का भाग कर देंगे तो हमें ओवरऑल उत्तर प्राप्त होगा माइनस tan t, जो कि dy बाई dx का मान होगा। दूसरी विधि में हम लोग अवकलन करने से पूर्व ही t का विलोपन कर दें किसी विधि से तो भी dy बाई dx का मान ज्ञात किया जा सकता है। और इसे एक्सप्लेन करने के लिए अभी अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसी से ही हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। यदि मैं इन दोनों इक्वेशन का वर्ग करके योग कर दूं तो हमें प्राप्त होगा लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और राइट हैंड साइड में प्राप्त होगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। अब यदि हम इस इक्वेशन पर ध्यान दें तो इसमें कहीं भी t नहीं है, यानी यहाँ से हमने t का विलोपन कर दिया है। और अब हम सीधा ही इसका x के सापेक्ष यदि अवकलन कर दें तो यहाँ से हमें dy बाई dx का मान मिल जाएगा, जिससे हमें प्राप्त होगा 2x प्लस 2y dy बाई dx इक्वल में 0। और यदि इसको हल किया जाए तो dy बाई dx का माइनस x अपॉन y। अब पहले वाले उत्तर को मैच करने के लिए हम x और
y का मान sin t और cos t यूज़ कर लेते हैं, तो हमें प्राप्त होगा -tan t। इस प्रकार दोनों ही विधियों से पैरामीट्रिक इक्वेशन के अवकलन किए जा सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर पहली विधि का ही उपयोग करते हैं। आगे हम एक्सरसाइज 7.4 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसके हर एक क्वेश्चन में हमें dy/dx का मान ज्ञात करना है। फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट में दी गई इक्वेशन है x इक्वल a sec t और y इक्वल टू दी b tan t, जिसके अंदर कॉमन चीज़ हमें मिल रही है t और हम इसी के सापेक्ष ही अवकलन करने वाले हैं। पहले इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसका t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, जिससे हमें x के स्थान पर प्राप्त होगा dx/dt a कांस्टेंट और sec t का अवकलन हमें प्राप्त होगा sec t इंटू tan t, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार y का अवकलन करें तो dy/dt b कांस्टेंट और दूसरे पद यानी कि tan t का अवकलन प्राप्त होगा sec² t, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 में 2 का भाग देने पर हमें प्राप्त होगा dy/dx। पहले समीकरण 3 की मान लिखते हैं और फिर समीकरण 2 के मान लिखते हैं भाग में, जिसमें एक सेक से एक सेक हो जाएगा कैंसिल, शेष बचेगा b/a sec t अपॉन tan t, जिसे और आगे हल करें तो हमें प्राप्त होगा b/a और cosec t, जो कि फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दी गई पैरामीट्रिक इक्वेशन को नाम देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसका t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, जिससे हमें प्राप्त होगा dx/dt का मान log t का अवकलन 1/t और sin t का अवकलन बन जाएगा प्लस cos t, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार y का अवकलन हमें प्राप्त होगा dy/dt, जिसमें पहले पद यानी e⁻t का अवकलन e⁻t और cos t का अवकलन बन जाएगा -sin t, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 में 2 का भाग देने पर हमें प्राप्त होगा dy/dx, जिसमें e⁻t sin t को रखा अंश में और 1/t प्लस cos t को रखा हर में, और इसको और आगे हल करने के लिए हर में एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आएगा t, वह शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, तो t इंटू e⁻t sin t अपॉन एलसीएम लेने के बाद बनेगा 1 प्लस t इंटू cos t, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट इक्वेशन में दी गई पैरामीट्रिक इक्वेशन का फिर से t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, जिससे हमें x का अवकलन प्राप्त होगा dx/dt और log t का अवकलन प्राप्त होगा 1/t। समीकरण 2 y का अवकलन प्राप्त होगा dy/dt, e⁻t का अवकलन e⁻t और cos t का अवकलन प्राप्त होगा -sin t, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में 2 का भाग देने पर हमें प्राप्त होगा dy/dx, जिसमें ऊपर लिखा जाएगा समीकरण नंबर 3 के मान और नीचे लिखे जाएंगे समीकरण 2 के मान, जिसको ओवरऑल हल करें तो उत्तर प्राप्त होगा t इंटू e⁻t sin t, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग थीटा के सापेक्ष अवकलन करने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन में जो पैरामीटर है वो थीटा है। तो थीटा के सापेक्ष यदि अवकलन करें तो x का अवकलन प्राप्त होगा dx/d थीटा a कांस्टेंट और cos थीटा का अवकलन -sin थीटा, समीकरण 2। इसी प्रकार y का अवकलन प्राप्त होगा dy/d थीटा b कांस्टेंट और sin थीटा का अवकलन cos थीटा, समीकरण 3। 3 में 2 का भाग देने पर dy/dx प्राप्त होगा b cos थीटा
अपॉन माइनस ए साइन थीटा, जिसको और आगे हल करें तो माइनस बी बटे ए और कोस बटे साइन का मान बन जाएगा कॉट थीटा। फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करने वाले हैं, जिससे x का अवकलन dx बटे डी थीटा, पहला पद है कोस थीटा जिसका अवकलन माइनस साइन थीटा, फिर माइनस फिर से कोस का अवकलन माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस और साइन 2 थीटा। लेकिन अब 2 थीटा का अवकलन भी किया जाएगा जिसमें 2 कांस्टेंट और थीटा का अवकलन 1। इसी प्रकार y का अवकलन करें तो dy बटे डी थीटा और साइन थीटा का अवकलन कोस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का अवकलन बन जाएगा कोस 2 थीटा और 2 थीटा का अवकलन होगा 2, जिनको नाम देते हैं समीकरण 2 और समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में 2 का भाग देने पर हमें प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स, जिसमें पहले समीकरण नंबर 3 के मान लिखते हैं और इसके बटे में समीकरण नंबर 2 के मान लिख देते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट इक्वेशन का फिर से हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो हमें x का अवकलन प्राप्त होगा dx बटे डी थीटा, जिसमें थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन 1 और साइन थीटा का अवकलन हमें प्राप्त होगा cos थीटा, समीकरण 2। और इसी प्रकार y का अवकलन करें तो dy अपॉन डी थीटा, a कांस्टेंट, 1 का अवकलन 0 और cos थीटा का माइनस साइन थीटा, यानी ओवरऑल वैल्यू बनेगी माइनस a और साइन थीटा, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। इस आधार पर समीकरण 3 में 2 का भाग देने पर dy बाई डी एक्स का मान होगा माइनस ए साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, जिसको आगे हल करने के लिए हम हाफ एंगल वाले फॉर्मूलों का यूज़ करते हैं। तो साइन थीटा बन जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस कोस थीटा की जगह आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जिसमें 2 से 2 कैंसिल और एक साइन से एक साइन कैंसिल, शेष बचेगा माइनस ए और कोस थीटा बटे 2 और साइन थीटा बटे 2 का अनुपात बन जाएगा कॉट थीटा बटे 2, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। कुछ बुक्स में यहाँ पर मल्टीप्लाई में ए भी दिया गया है, जिससे यहाँ आंसर में मल्टीप्लाई में ए आएगा, तो ओवरऑल वैल्यू में बटे में ए आएगा और ए से ए भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन में आंसर बनेगा माइनस कोट थीटा बटे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें x और y का रूप आपके ठीक सामने है, जिसका हम पूर्व की भांति ही पैरामीटर t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो पहले x का अवकलन कर लेते हैं, जो हमें प्राप्त होगा dx बटे dt, और इधर जो फंक्शन है ये u अपॉन v की फॉर्म में है, तो इसका अवकलन करने के लिए हमने v को छोड़ दिया इनटू u का अवकलन। लेकिन ध्यान रखिएगा अब हम अवकलन t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा d बटे डी टी और साइन क्यूब t माइनस इस बार u को छोड़ दिया और v का अवकलन, जिसमें v है कोस 2t विद इन द रूट अपॉन v स्क्वायर, यानी कि कोस 2t रूट का होल स्क्वायर, जिसका आगे चल के उत्तर बनेगा। इसमें ये जो बटे वाले रूट का स्क्वायर है इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, जो कि बन जाएगा cos 2t, और शेष जो पद है